ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार। जिंदगी की रोचकता इसी में है कि ये हमें हर पल कुछ नया देखने का अवसर देती है। कई बार हम सब लगातार एक ही काम करते करते थकान महसूस करने लगते हैं और उससे बाहर भी निकलना चाहते हैं। इन दिनों बहुत सारे लोग मास्क पहनने से भी परेशान होते दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आखिर कब तक मास्क पहनना होगा। कब का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक सटीक और कारगर इलाज नहीं आ जाता, तब तक कोविड दिशा निर्देशों का पालन बेहद जरूरी है। हौसला और हिम्मत बनाए रखिए, कोरोना मुक्त विश्व का सपना जरूर साकार होगा। कोविड-19 के प्रति आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर धमीजा, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है, मानसून का मौसम है। क्या मानसून में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है? आनंद जी, मानसून जो है गर्मी के मौसम के बाद राहत का संकेत है, लेकिन इस मानसून में जब बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, तो बहुत सारी मौसमी बीमारियां जो हैं देखने को मिलती हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही होती हैं जी। और इन सब के बीच में जो है कोविड का पैंडेमिक भी चल रहा है जी। तो हवा के दबाव की वजह से कोरोना का जो वायरस है गर्मियों में ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो ये वायरस जो है नीचे जमीन की तरफ आता है और हम सब लोगों को जैसे कि पता है कि वायरस जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या एयरबोर्न इन्फेक्शन है और उससे फैलता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि मौसमी बीमारियों के बीच में कोविड का होना भी एक तो संकेत है कि हम जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पहले से भी ज्यादा जो है सावधानी से रखें, जारी रखें। और दूसरा ये भी है कि हमें पहचान में हो कि कोविड के लक्षण भी मिलते जुलते हैं, चाहे वो वायरल फीवर डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो दूसरे मौसमी बुखार हैं। तो ये जरूरी है कि हमें पता हो कि जब कोविड के सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर फीवर के साथ शुरू होते हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि खांसी, सूखी खांसी, बुखार, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो है, ये लक्षण बहुत स्पेसिफिक हैं कोविड-19 के। जबकि दूसरी बीमारियों में जैसे मलेरिया में सिर्फ बुखार, बॉडी एक्स रहते हैं और वो अल्टरनेट डे पे या डेली या हर तीसरे दिन हो सकता है। ऐसे ही आवश्यक ये है कि मौसमी बीमारियों के साथ साथ जो हम मास्क पहनते हैं, मास्क अगर बारिश में भीगता है तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। ड्रेंच मास्क जो है वो नहीं पहनना चाहिए, इसलिए मास्क एक्स्ट्रा अपने पास रखना चाहिए जी। और जब भी आपको लगे कि मास्क फट गया है या भीग गया है उसको बदलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ सावधानियां जो है जी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे वो मास्क पहनने की हो या हाइजीन की हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन या हैंड हाइजीन जी, और बाहर ना जाने के लिए, क्राउड में ना पार्टिसिपेट करने के लिए, ये बहुत आवश्यक है अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए जी। डॉक्टर धमीजा, कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को बुखार हुआ, वो अपनी जांच कराते हैं, उनको मलेरिया हो गया, टाइफाइड निकल जाता है, कई बार डेंगू भी निकल जाता है, वो आश्वस्त हो जाते हैं कि यही है और इसी का इलाज करा रहे हैं। क्या ऐसे मरीजों को कोरोना जांच भी जरूरी करवानी चाहिए? देखिए, अगर पैंडेमिक के समय में कोई भी बुखार हो तो कोरोना का जो चांस रहता है और आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संपर्क में आए हैं या बाहर गए हैं जी, और आपको लक्षण ऐसे हैं बुखार के साथ साथ गले में खराश, दर्द होना या खांसी, सूखी खांसी होना या लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, तो ऐसी अवस्था में बहुत जरूरी है टेस्ट कराना। टेस्ट कराना सिर्फ आपके अपने लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है, ताकि आपसे दूसरों को इन्फेक्शन ना लगे जी।
तो टेस्टिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में टेस्टिंग एक एकमात्र साधन है जिससे ये पता लगता है कि हम पैंडेमिक पे कितना कंट्रोल पाए हुए हैं। तो कोई भी बुखार हो तो मेरी ये सलाह है आपके श्रोताओं के आपके माध्यम से कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहें, आपके मित्र भी सुरक्षित रहें और समाज भी सुरक्षित रहे। डॉक्टर धमीजा, भारत में इस समय कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन दूसरी लहर पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इन सब के बीच तीसरी लहर की आहट भी सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है बच्चों में तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मुस्तैदी से तैयारी कर रही हैं। आपको क्या लगता है, कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही है, या फिर जैसे कि पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, कई सारे बाजारों में भारी भीड़ के बाद वहां के स्थानीय प्रशासन को बाजार बंद करवाने की नौबत आनी दिख रही है। इन सब के बीच लोगों की जिम्मेदारियां क्या वो भूलते जा रहे हैं, या जैसे कि कार्यक्रम के शुरू में हमने कहा, क्या वो थक गए हैं इन चीजों से? बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। अभी हम सेकेंड वेव से पूरी तरह उभरे नहीं हैं। अभी भी 35 से 40 हजार नए केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और ये कम नंबर नहीं है। इसके साथ साथ हमारा जो R0 है, जो रिप्रोडक्शन नंबर है, वो पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ा है। 4 सप्ताह पहले ये 0.74 था, अब 0.95 है। क्योंकि एक का जो R0 है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे एकदम संख्या बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन नंबर बोलते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को संक्रमित करता है तो R0 जो है या रिप्रोडक्शन नंबर जो है वो 1 कहलाता है। तो बहुत जरूरी है ये सिग्नल्स लेना, और यही सिग्नल हमें बताते हैं कि थर्ड वेव आने की संभावना है और बनी हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमें उन्हीं सावधानियों को जारी रखते हुए क्राउड्स में नहीं जाने के लिए, चाहे वो केसेस आपके शहरों में कम हो सकते हैं, अभी हुए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवेंज टूरिज्म को देखते हुए एकदम बाहर निकलें, हिल स्टेशन पे जाएं, भीड़ बने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल ही अपील की है और चेतावनी दी है कि अभी हम सेकेंड वेव से निकले नहीं है, थर्ड वेव आने की संभावना है, और हमारा ही बिहेवियर ये तय करेगा कि क्या हम थर्ड वेव को इन्वाइट करें या थर्ड वेव कितनी सीवियर होगी। तो हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हुए मास्किंग, सैनिटाइजिंग और दूरी को बनाए रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम थर्ड वेव को से बचना चाहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इस दौरान जबकि केसेस की संख्या थोड़ी कुछ शहरों में कम हुई है, उसी दौरान वैक्सीनेशन को अपनाएं। जितनी ज्यादा संख्या में हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसी से ही हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। दोनों चीजें, वैक्सीनेशन और जो लोगों का बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसी से तय करेगा, वही तय करेगा कि हम थर्ड वेव से कितनी दूर हैं, क्या ये थर्ड वेव हमें ज्यादा सीवियर आएगी और कैसे हम उससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कोविड टीकाकरण की बात की। भारत में इस समय 3 टीके उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी शंका है कि 3 में से कौन सा टीका लगाए, तीनों में से कौन सबसे बेहतर है, उनके लिए कौन ज्यादा प्रभावी साबित होगा। तो इन शंकाओं के निवारण के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा टूल है या वेपन है इस पैंडेमिक से निजात पाने के लिए। जी, अभी तक 38 करोड़ 76 लाख जो है लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ जी। और 37 से 40 लाख के आसपास कल के दिन, सिर्फ कल के दिन ही लगी है जी। तो वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी वैक्सीन पहले मिले वही बेस्ट वैक्सीन है। द फर्स्ट वैक्सीन यू गेट इज द बेस्ट वैक्सीन। तो आपको ये नहीं देखना है या नहीं ये सोचना है कि वो वैक्सीन आएगी, अभी कुछ दिन और इंतजार करते हैं, या ये वैक्सीन आएगी। तो वैक्सीन लगवाइए, जो भी मिले आपको, जब आपका नंबर आए वो वैक्सीन लगवा लीजिए। ऐसी वैक्सीन तीनों इफेक्टिव हैं, तीनों सेफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीन से बचाव बहुत जरूरी है, रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखते हुए बेनिफिट बहुत जरूरी है। वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाएगी, इसलिए मैं कहता हूं कि जो वैक्सीन आपको पहले मिलती है वही सबसे अच्छी वैक्सीन है, उसी को आप लगवा लीजिए जब भी आपका नंबर आए। डॉक्टर धमीजा, एक रिसर्च के अनुसार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है कोरोना। बड़ा सवाल यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो मानसिक रूप से परेशान हैं, कई बार समझ नहीं आता उनके माता पिता को, कई बार उन्हें लगता है कि घर में रहने के कारण चिड़चिड़े हो गए हैं, या इनकी जरूरतों को, इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये चिड़चिड़े हो गए हैं। आखिर इससे उबरा कैसे जाए?
ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 18 महीनों से जो बच्चे हैं स्कूल नहीं गए हैं और घर पर है और स्कूलिंग चल रही है ऑनलाइन उनकी, तो घर पे रह के जो इसका तनाव है, मानसिक तनाव बहुत जो है, चिड़चिड़ापन की तरफ से या एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब चीजें बच्चों के जो व्यवहार में आई हैं और देखने को मिल रही हैं। और इससे जो है काउंसलिंग, घर में बच्चों के साथ समय बिताना, पेरेंट्स के साथ जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है कनेक्टेड रहना, सोशली कनेक्टेड रहना, चाहे वो आप टीचर से हो, चाहे आप ग्रैंड पेरेंट्स से हो, चाहे आप पेरेंट्स से हो, चाहे आप दोस्तों से हो, मित्रों से हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को इन चीजों से व्यस्त रखें ताकि आपको लोनलीनेस ना हो और आपको ये ना लगे कि आप बिल्कुल सोशली आइसोलेटेड हैं। तो बच्चों की जो ग्रोइंग पीरियड है, मानसिक विकास का समय है, ये उस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे, पेरेंट्स जो है बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ जो है समय बिताएं और उनकी लोनलीनेस को खत्म करें ताकि वो अपनी रुचियां जो हैं उनको बनाए रखें और रुचियां नई से नई डेवलप करें, चाहे वो लैंग्वेज सीखने की हो, चाहे वो गेम सीखने की हो। तो ये सब चीजें जो है क्रिएटिव एक्टिविटी में ब्रेन को ऑक्यूपाई करके रखती हैं, तो उससे ही आप जो है बच्चों के मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, इरिटेबिलिटी को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर धमीजा, आपने अकेलेपन की बात की। जो मरीज होम आइसोलेशन में रहते हैं वो 14 दिन या 16 दिन 20 दिन अकेले रहते हैं, परिवारजनों से उनका संपर्क बहुत ही लिमिटेड होता है। उन दिनों वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और जब वो कोरोना संक्रमण से ठीक भी होते हैं तो उन्हें घुलने मिलने में परेशानी सी होने लगती है। उन्हें लगता है कि मैं अकेले ही अपने कमरे में ठीक हूं और वो धीरे धीरे कई बार डिप्रेशन जैसी समस्या में भी चले जाते हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को आप क्या सलाह देंगे कि वो अवसाद की तरफ न जाएं और खुद को सकारात्मक बनाए रखें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। होम आइसोलेशन एक ऐसा पीरियड है जब आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए, उनको होम आइसोलेशन में रखने के लिए, न केवल उनके लिए ही जो है लाभदायक है बल्कि उनके परिवार के लिए और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक छोटी सी अवधि है, 2 हफ्ते की अवधि है, जिसमें आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। जितना आप कोविड-19 के इन्फोडेमिक से बचें उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में कोविड-19 के बारे में बहुत चीजें देखने को, सुनने को मिलती हैं। सिर्फ ऑथेंटिक साइंटिफिक सोर्सेज को ही इस्तेमाल करें और जो गवर्नमेंट की जो मीडियाज हैं, जैसे आकाशवाणी है या दूरदर्शन है, या जो साइंटिफिक प्रूवन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अवेयरनेस के लिए, उन्हीं पे ही विश्वास रखें और अपने आप को व्यस्त रखें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पौष्टिक आहार लें। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और अगर आप जो है नई रुचि डेवलप कर सकते हैं या कोई नई सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, वर्चुअली हो, तो अपने आप को व्यस्त रखें। और अच्छा यही रहेगा कि ये समय जो है एक टेम्परेरी है और इसकी खूबसूरती है कि ये भी निकल जाएगा, और आप अपने आप को भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। डॉक्टर धमीजा, सैनिटाइजर को लेकर कई बार श्रोताओं के जहन में ये उहापोह की स्थिति होती है कि बाजार में बहुत सारे सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, कुछ सैनिटाइजर में स्मेल है, कुछ में नहीं है। तो क्या स्मेल वाला ही सैनिटाइजर सही है और जिसमें स्मेल नहीं है वो कारगर नहीं है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सैनिटाइजर जो है अल्कोहल बेस्ड हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है स्टैको अपनी हाइजीन के लिए, हैंड हाइजीन के लिए पर्टिकुलरली। कोई भी सैनिटाइजर हो, हम लोगों को से ये आग्रह करते हैं कि जितना कोशिश कर सकें वो साबुन और पानी से हाथ धोएं, क्योंकि वायरस की सतह पर लिपिड सतह है और वो साबुन जो है उस लिपिड सतह को तोड़ता है या ब्रेक करता है ताकि वायरस को नष्ट करता है। तो पानी और सोप जो है वो बेस्ट है। अगर पानी और सोप नहीं मिलता है तो कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 60 to 70% अल्कोहल होता है, चाहे वो फ्रेग्रेंस के हों, चाहे वो महक वाले हों, चाहे वो बिना स्मेल के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है वो आपकी हाइजीन के लिए, हैंड हाइजीन के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको उपलब्ध हो वो उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से हैं राजेश नीमा जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं सादर नमस्कार करता हूं डॉक्टर साहब और आप दोनों। नमस्कार। नमस्ते। और मैं राजेश नीमा शहपुर बड़ा से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं और मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि डेल्टा प्लस और कोरोना दोनों में हम किस प्रकार से अंतर जानेंगे? जी। और
मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी को दोनों वैक्सीन लग गई हो तो क्या उनको डेल्टा प्लस या कोरोना होने के कितने परसेंटेज चांसेस रहते? जी डॉक्टर धमीजा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेल्टा या अल्फा कोई भी वायरस हो, कोरोना के लक्षण सभी में सेम है, एक जैसे ही हैं और उनकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में भी सेम है जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और मरीज के लिए या क्लिनिशियन के लिए कोई अंतर नहीं है, एक्सेप्ट जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ये पता लग सकता है कि कौन सी स्ट्रेन जो है एरिया में या कौन से जगह पर ज्यादा प्रेवलेंट है या ज्यादा चल रही है। तो आप इस बात की मत करें कि आपको डेल्टा हो सकता है या कोरोना हो सकता है, कोरोना की कोई और स्ट्रेन हो सकती है। सभी के लक्षण सेम है, सभी की ट्रीटमेंट सेम है और ज्यादातर वैक्सीन सभी हमें देखने को मिली है। ये सभी वैक्सीन ज्यादातर स्ट्रेन को भी कवर करती हैं और ये उनसे भी सुरक्षा देती हैं। रहा सवाल कि दोनों डोजेस वैक्सीन लगने के बाद आपको कितने चांसेस हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के, तो ये देखा गया है कि ज्यादातर स्ट्रेन जो हैं वो वैक्सीन की जो कवरेज में आती हैं। इम्यून इसके मैकेनिज्म बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क जरूर पहनिए, वही सुरक्षित दूरी रखिए, वही हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन कीजिए। ये कंटिन्यू रखिएगा अब कुछ समय और के लिए, चाहे वैक्सीन लगने के बाद भी। ये जरूरी है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी फिर भी हो सकती है कुछ केसेज में, लेकिन आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। आपकी मृत्यु की संभावना बहुत ही नेग्लिजिबल या जीरो है। इसलिए वैक्सीन हमें गंभीर बीमारी से और मौत हो जाती है। अगर सिम्टोमेटिक माइल्ड एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है तो आप उसी से भी सुरक्षित रहेंगे, आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीन ज्यादातर स्ट्रेन को जैसे मैंने पहले बताया कवर करती हैं, आपको किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप जरूर वैक्सीन लगवाइए और औरों को भी प्रोत्साहित करें और मोटिवेट करें कि वो वैक्सीन लगवाएं। ये हमारे सभी समाज के लिए, हमारे देश के लिए आवश्यक है। हरियाणा के भिवानी से सुंदर पाल कौशिक जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मेरी उम्र है जी 63 वर्ष में 2 महीने पहले बुखार हो गया था जी। और मैंने कोई डोज नहीं दवाई है, तो क्या आप मैं डोज लगवा सकता हूँ क्या? जी डॉक्टर धमीजा, 2 महीने पहले इन्हें बुखार था, इन्होंने अब तक कोई भी टीका नहीं लगवाया है, क्या अब ये कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं? इसको 2 महीने पहले अगर बुखार हुआ है और ये टेस्ट नहीं कराया होगा कोविड है या नहीं है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपको कोविड भी है तो भी कोविड से ठीक 3 महीने बाद जो है आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए पहली डोज। और अगर वैक्सीन आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो उसके 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज, और कोविशील्ड लगवाई है तो 6 to 12 वीक्स जो है उसके बाद आप लगवा सकते हैं, 6 to 7 वीक्स। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से सुरेंद्र कुमार यादव जी हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। हेलो सर। जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी गर्मी काफी पड़ रही है, पसीना शरीर से निकल रहा है, तो क्या ऐसे में वैक्सीन लगाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि सर अभी डिस्पेंसरी में कुछ दिन पहले लग रहा था वैक्सीन, लेकिन वहाँ बंद हो गया। और मैं पता कर रहा हूँ कि वैक्सीन कहाँ लग रहा है बताइए सर। सुरेंद्र जी, भारत सरकार ने कई टीकाकरण केंद्र बनाए हैं, आपके आसपास भी टीकाकरण केंद्र हैं, आप उसका पता कर सकते हैं, या फिर आप कोविन ऐप पर जाकर आपके नजदीक कौन सा टीकाकरण केंद्र है उसकी जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर टीकाकरण केंद्र पर भी जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, इनका पहला सवाल था कि गर्मी में शरीर से बहुत पसीना निकल रहा है, क्या इस समय टीका लगवाना सही होगा? टीका लगवाना चाहिए, इस समय पर भी लगवाना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी अच्छा पिए, बल्कि जब जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, वैक्सीन के लिए, तो पानी की बोतल अगर साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि कुछ स्थानों पर लंबी लाइन होती है या लंबा समय लगाना पड़ता है, तो इसलिए अपने पानी की बोतल साथ रखें और पानी खूब पिए। मैं एक बार फिर आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वैक्सीन आपको मिले वो लगवाएं। अगर कोवैक्सीन लगवाते हैं तो दोनों डोजेज का अंतराल 4 हफ्ते है। अगर कोविशील्ड लगवाते हैं तो दोनों डोजेज का अंतराल जो है पहली डोज के बाद दूसरी डोज 84 दिन या 12 हफ्ते। तो आज से 12 हफ्ते कहा गया है, लेकिन 84 दिन के बाद ही आपको सेकंड डोज कोविशील्ड की लगवानी चाहिए 12 हफ्ते के बाद।
और कोवैक्सीन में 4 हफ्ते के बाद। जी, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चिरमिरी राष्ट्रीय कॉलेज जिला पुरिया छत्तीसगढ़ से मैं इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, प्रश्न ये है सर जी, जिन लोगों को तो पहले मिर्गी के दौरे आते थे सर, जी, जब वैक्सीन के डोज लगे उनको दोनों डोज, तो मिर्गी आना उन्हें बंद हो गया। क्या ऐसा हो सकता है सर? जी डॉक्टर धमीजा। धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मिर्गी के सभी मरीजों को वैक्सीन लगवानी चाहिए कोरोना से बचने के लिए। और मिर्गी के मरीजों को अगर बुखार होता है वैक्सीन के बाद तो दौरा आने की संभावना थोड़ी बढ़ती है, तो इसलिए सभी को बुखार की दवाई जरूर लेनी चाहिए ताकि उनको टेम्परेचर ना हो और दौरा ना आने की संभावना हो। जहां तक वैक्सीन से मिर्गी ना आने का प्रश्न है, दौरे ना आने का प्रश्न है, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं, चाहे वो मिर्गी के मरीज हों चाहे अदरवाइज। तो मिर्गी के मरीजों के लिए थोड़ी सी हिदायत ये है कि वो अपना पैरासीटामोल की टैबलेट अवश्य ले लें पहले से ही, ताकि उनको बुखार ना हो और बुखार की अवस्था में उनको दौरा आने की संभावना ना रहे। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं अरविंद कुमार जी। अरविंद जी जालंधर से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहले आपको आपकी टीम का बहुत स्वागत करता हूँ सर, दोनों सारी टीम का जो कोरोना पेश करते हैं आप। जी शुक्रिया। सवाल पूछिए अपना। नए पुराने सभी दोस्तों को आपकी टीम सब कुछ जानकारी देती है हर चीज की। क्या जानना चाहते हैं आप आज? इसके लिए आपको सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमको भी कोरोना हो चुका था जी, हम इसके लिए 15 दिन हॉस्पिटल में रह के रहे हैं राजपुर जी, इसलिए मुझे अपने सिस्टर को। आप आज डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अब हम घर में रहते हैं और क्या करना चाहिए सर? कोरोना इन्हें हो गया था, 15 दिन अस्पताल में रहकर आए हैं, अब इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर धमीजा। देखिए, अगर कोरोना हुआ भी है और इनको 3 महीने हो चुके हैं तो वो वैक्सीन लगवानी चाहिए जी। और वैक्सीन जैसे मैंने बताया, जो इनको वैक्सीन मिले वही अच्छी वैक्सीन है, वही लगवानी चाहिए। और वैक्सीन के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क पहनना है, सैनिटाइजिंग रखनी है, हाथ की और मुंह की सफाई रखनी है और दूरी बनाए रखनी है जी। और जरूरत जब तक बहुत आवश्यक ना हो तो बाहर नहीं निकलें, भीड़ का हिस्सा नहीं बने और बचें भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से, क्योंकि वहां जाने के बाद संभावना यही रहती है कि अगर कोई कोविड का मरीज हुआ तो आपको भी कोविड हो सकता है दोबारा से। तो कोविड से ठीक हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप आगे कोविड ना हो उसकी सावधानी रखें और अपने को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं और बाकी लोगों, आपके जो लव्ड वंस हैं उनको भी बचाएं। बिल्कुल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। महेश जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। हमारे पूरे परिवार ने दोनों डोज ले लिया जी और अब हमें ये बताइए हम क्या क्या सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करें जिससे हम हमेशा सुरक्षित रहें? जी डॉक्टर धमीजा। इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं, बहुत अच्छा किया, इन्होंने आपको बहुत बधाई। इसके साथ साथ जैसे पहले सुरक्षा कवच आपने लिए हुए थे, चाहे वो मास्क पहनने का, और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, बल्कि डबल मास्क पहने, और बारिश में अगर मास्क आपका गीला है, ड्रेंच है, तो उसको बदलें और दूरी बनाए रखें और हैंड और रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर धमीजा, बहुत सारे लोगों को अब भी ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं तो अब उन्हें कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि ये सिर्फ भ्रम है, जब तक कोरोना वायरस मौजूद है तब तक आपको मास्क लगाना, अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और सुरक्षित दूरी का पालन करना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ से रामचंद्र जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर, वंदे मातरम सर, डॉक्टर साहब को भी आपको भी। जी नमस्कार। यस सर, मैं रामचंद्र माकेजा बोल रहा हूँ। धमतरी से केस लिए है सर कि 18 वर्ष तक की वैक्सीन निकल गया है, तो छोटे बच्चे 0 साल से लेके हैं, उनके लिए क्या कोई सीरप या वैक्सीन निकला है क्या? जी डॉक्टर धमीजा, क्या बच्चों के लिए कोई वैक्सीन इस समय उपलब्ध है, ये जानना चाहते हैं?
बच्चों को वैक्सीन लगेगी। अभी ट्रायल्स चल रही हैं, बहुत सारी कंपनियां की बच्चों में भी अपने जो वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी के लिए ट्रायल्स जारी हैं और आने वाले समय में बहुत ही शीघ्र ही बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और थर्ड वेव में तो बच्चों को और ज्यादा सावधान रखने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीन जब लगेगी, जब आएगी तो बच्चों को लगेगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है बच्चों के लिए और मास्क लगाएं, बच्चों को प्रेरित करें। मुझे मालूम है कि बच्चों को लगातार मास्क लगाना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब हम उनको मोटिवेट करते हैं जितनी देर तक लगा सकते हैं। बीच में गैप्स देकर उनको मास्क जरूर लगाना चाहिए अगर बाहर निकलते हैं वो, और दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं बने। जब हम बार बार यही बात कहते हैं, वही सुरक्षा कवच उनके लिए भी है और बच्चों को भी उतना ही बचा के रखना है जितने हमने बड़ों को बचा के रखना है। उनके लिए भी कोविड अब जो है इम्पोर्टेंट है, कोविड से बचाना। राजधानी दिल्ली से रमेश कुमार जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैंने 9 अप्रैल को कोवैक्सीन लगवाई थी, तो उसके बाद मुझे थोड़े कोरोना की प्रॉब्लम होती थी। अभी 2 महीने हो गए हैं, मैं रिकवर हो गया हूँ, तो सेकंड डोज मैं लगवा सकता हूँ? अभी 2 महीने हो गए हैं कोवैक्सीन की। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद आप अपनी सेकंड डोज लगवाएं और वही उपयोग और वही गाइडलाइन के हिसाब से आपका समय बनता है कोवैक्सीन की सेकंड डोज लगवाने का। डोज आवश्यक लगवाएं और अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी यहीं है, वायरस यहीं पे है। अभी आप देख रहे हैं देश के कुछ हिस्सों में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में पैंडेमिक की स्थिति बनी हुई है, केसेज नए ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वो केरला हो, चाहे वो दूसरे कुछ प्रदेश हैं साउथ में, चाहे वो देश के बाहर जैसे इंडोनेशिया है या दूसरे देशों में, इवन अमेरिका में भी केसेज बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया में तो भारत से भी अब ज्यादा केसेज हो गए हैं। कल ही उनमें 55,000 के आसपास केसेज आए हैं और 1,000 लोगों की जान गई है। तो ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि आप अगर केसेज की संख्या थोड़ी सी कम हुई है दिल्ली आसपास में या कुछ और प्रदेशों में तो हम जो है पैंडेमिक से उबर गए हैं, ऐसा नहीं है। सेकेंड वेव अभी तक चल रही है, अभी तक प्लेटो चल रहा है, 30 to 40,000 केसेज अभी भी आ रहे हैं और हमें इसको नजर में रखते हुए पूरी सावधानी को बरकरार रखना है, जारी रखना है, ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहें। जी हाँ, बिल्कुल। चलते चलते संक्षेप में डॉक्टर धमीजा, हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे आपको लगता है कि थकान हो गई है, उसको जारी रखें। अभी इस समय पर जो एकदम लोग बाहर जा रहे हैं बाजारों में, मार्केट्स में या हिल स्टेशन पे, उन चीजों से बचें क्योंकि थर्ड वेव को यही चीजें लेकर आएंगी और थर्ड वेव से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है और जो मौसमी बीमारियां भी हमने उनकी चर्चा की, उनको भी बचाना जरूरी है, चाहे मच्छर से वाली बीमारी हो, चाहे वो एयरबोर्न बीमारी हो। अपने ही सावधानी रखें, दूरी बनाए रखें, घर से बाहर नहीं निकलें जब तक कि बहुत आवश्यक न हो और बार बार अपने रेस्पिरेटरी हैंड हाइजीन को जारी रखें। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर धमीजा कह रहे थे कि इस समय थकने की जरूरत नहीं है, जबकि हिम्मत बनाए रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन हर हाल में बेहद जरूरी है और एक बात और, टीका जरूर लगवाइए। नजदीकी टीका केंद्र पर जाइए, टीका लगवाइए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी खुशहाल बनाए रखिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।